हेलो एवरीवन। तो हम लोग चलिए अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं। हम लोगों ने क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट किया था और क्लाइमेटोलॉजी में हम लोगों ने एक मिनट ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सही है वो। हाँ, तो हम लोगों ने क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट किया था और क्लाइमेटोलॉजी में जो है वो है ना, या कहें जलवायु, सॉरी हाँ, जलवायु विज्ञान है ना, क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट किया था और क्लाइमेटोलॉजी जो है हम इसको किस में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी के सिनेरियो में, है ना। और इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, इसमें हम लोगों ने सबसे पहला पढ़ा था कि एटमॉस्फेयर, है ना, एटमॉस्फेयर। दूसरा हम लोगों ने इंसुलेशन पढ़ा था, है ना, इसे वायुमंडल। ठीक, वायुमंडल के साथ में हमने सूर्यातप देखा था कि सूर्य से कितनी ऊर्जा, उष्मा या ऊर्जा प्राप्त होती है सूर्य की किरणों के रूप में, है ना, ये देखा था। इसके बाद हम लोगों ने हाँ सही है वो, ठीक है हाँ, तो इसके बाद हम लोगों ने सूर्यातप देखा और सूर्यातप के बाद हम लोगों ने ऊष्मा, हाँ इसको क्या बोलेंगे हम, नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ऊष्मा का अक्षांशीय वितरण, है ना। इसके बाद हम लोगों ने तापमान देखा। ठीक, तापमान, और तापमान के साथ में हमने जो है कहें पवन, है ना। अब हम लोग पवन की तरफ पढ़े हैं, पवन देख रहे हैं, है ना। और पवन हम लोग जब पढ़ रहे थे तो इसके साथ में हम लोग अभी यहीं पर हैं। पवन में हम लोगों ने देखा था कि जो पवन है वो क्या है, वायु जो है, वायु के क्षैतिज संचलन को पवन कहते हैं। वायु के क्षैतिज संचलन को पवन कहते हैं। जब जो हवा है वो ऊपर की ओर या नीचे की ओर बैठती है, ऊपर की ओर जाएगी या फिर नीचे की ओर बैठेगी, तो इसको क्या बोलते हैं, ये संवहन धारा, है ना, संवहन धारा की तरह काम करेगी। ठीक है, और जब वायु क्षैतिज रूप से पृथ्वी के सतह के समान जो है उसके नजदीक में जो है जब पवन संचलन करती है तो उसको क्या बोलते हैं, पवन या कोई भी चीज, तो उसको अभिवहन बोलते हैं, है ना, अभिवहन बोलेंगे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जब वायु अभिवहन के रूप में संचलन करती है तो इसको पवन कहते हैं, है ना। हमने पवन को देखा था कि पवन कितने प्रकार का होता है। पवन को देखा हमने, एक तो ग्रहीय पवन है, ग्रहीय पवन है, ठीक। दूसरा हम लोगों ने देखा था कालिक पवने,
कालिक पौने, और तीसरा स्थानीय पौने। ठीक है, स्थानीय पौने। हम लोगों ने इसको पूरी तरीके से पढ़ लिया है, इसको भी डिटेल में पढ़ा है, और आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्थानीय पौने, लोकल विंड्स के बारे में। इसके बारे में जब हम देख रहे थे, इसको पढ़ रहे थे, तो हमने क्या देखा था, ये सालों भर एक ही दिशा में, सालों भर एक निश्चित दिशा में पूरे ग्रह पर प्रवाहित होती हैं, इसलिए इन्हें ग्रहीय पौने कहा जाता है। ठीक है, और इसको हमने देखा था कि जो ग्रहीय पौने हैं, ग्रहीय पौने, इन्हें हम 3 रूपों में देखा था हमने। 3 मतलब पूरे ग्रह पर 3 तरह की पौने हैं। ग्रहीय पौने की बात करें अगर तो कौन कौन से हैं? पहला व्यापारिक, व्यापारिक पौने। ठीक है, दूसरा जो हमने देखा था वो है पछुआ पौने, पछुआ पौने, और तीसरा जो है वो है ध्रुवीय पौने, है ना। इसको हमने एक चित्र के माध्यम से देखा भी था, याद हो आपको, कि ये है ITC-Z। ठीक, क्या है ITC-Z, और ITC-Z को हमने बताया था आपको, तापमान के वितरण को जब हम समझ रहे थे तो हमने देखा था कि कुछ वायुदाब की पेटियां हैं, और उन वायुदाब की पेटियों में कहीं उच्च वायुदाब की पेटी है तो कहीं निम्न दाब की पेटी है। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि ये जो ITC-Z है, ITC-Z इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है ना, और ये इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर जनरेट होता है। ये 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच में होता है ना। तो कहें तो 10 अक्षांशों के का ये एक जोन है ना। और इसमें क्या है, जो हवा है वो क्षैतिज रूप से संचलन करते हुए आपस में टकराती है, और टकराने के फलस्वरूप ऊपर की ओर उठती है। ठीक, तो जब ऊपर की ओर उठेगी तो विषुवत रेखा के आसपास क्या है, हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं, है ना, ऊपर की ओर उठती हैं, क्यों, गर्म होकर ऊपर की ओर उठती हैं, और उसके फलस्वरूप जो है वहां पर वर्षा होती है। ठीक है, सालों भर वर्षा होती है। ये हमने देखा था लो प्रेशर का बेल्ट। इसके बाद हमने देखा ये क्या है, 30 से 35 डिग्री अक्षांश रेखा, और 30-35 अक्षांश रेखा, 30 डिग्री और 35 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसको उपोष्ण, क्या बोला था, उपोष्ण उच्च दाब की पेटी। ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया था कि जो लो प्रेशर मतलब विषुवतीय क्षेत्र से जो हवा ऊपर की ओर उठती है, और वो ऊपर उठने के फलस्वरूप कहाँ, इन्हीं क्षेत्रों में वापस नीचे बैठती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वायु का अवतलन होता है, नीचे बैठती है वायु, तो ये क्या है, उच्च दाब की पेटी है। ठीक, फिर हमने क्या देखा, ये है उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी। ठीक, उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी है, उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी। ठीक है, तो क्या है, विषुवत रेखा पर निम्न दाब, यहाँ पे उच्च दाब, फिर निम्न दाब, और यहाँ पर ध्रुवों पर क्या होगा, उच्च दाब की पेटी बन जाएगी। ठीक, अल्टरनेट है, और घबराने की जरूरत नहीं है, अगर एक बार समझ में आ गया तो घबराने की जरूरत नहीं होगी, ये बहुत सरल है। यहाँ पर क्या है, उच्च दाब, और उच्च दाब कैसा, ध्रुवीय है ना, तो ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। क्लियर, उच्च दाब पेटी। सेम ऐसे ही यहाँ तक हमने लिखा है, इसका जस्ट अपोजिट में आप यहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं, ये उपोष्ण हो जाएगा, ये यहाँ पर क्या है, उपध्रुवीय, और ये ध्रुवीय। सेम जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वैसे साउदर्न हेमिस्फीयर में हो जाएगा। ये क्यों मैंने बताया, ये इसलिए बताया क्योंकि जो पवन है ना, जो पवन है
इसकी दिशा क्या होती है, डायरेक्शन क्या होती है चलने की। तो हमेशा जो है याद रखिए कि जो पवन की दिशा है वो हाई टू लो होता है, ठीक है, हाई टू लो, याद रखिए हमेशा, जो हाई टू लो, हाई टू लो क्या, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है हवा हमेशा, ठीक है। तो विंड की डायरेक्शन क्या होती है, हाई टू लो प्रेशर, ठीक, हाई टू लो प्रेशर है। अब ये जो पवनें हैं वो कैसे पूरे ग्रह पर चल रही हैं, और पूरे ग्रह पर अब इनकी भी कुछ स्थान है जहां पर चलेंगे, क्लियर। ये कहां से, ये विषुवत रेखा से या विषुवतीय निम्न दाब पेटी से उपोष्ण उच्च दाब पेटी, थोड़ा सा ये रुकिए, सॉरी, ये ऐसे चूंकि ये इस तरह प्रवाहित होती है ना, ये इस तरह, इसकी डायरेक्शन साउदर्न हेमिस्फीयर में ये ऐसे होगी। ये पूरा मैं लिखवा भी चुका हूं आपको और ये मैं कई बार बता भी चुका हूं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चूंकि पवनों को थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूं तो इस वजह से मैं इसको बता रहा हूं। तो ये क्या है, निम्न दाब की पेटी, ठीक है, निम्न दाब की पेटी है। ये जो पवने हैं ये उपोष्ण उच्च दाब से, ये उपोष्ण उच्च दाब से उच्च दाब से विषुवतीय निम्न दाब की ओर, है ना, निम्न दाब की ओर, क्लियर, समझिए इसको। ये क्या है डायरेक्शन इसकी, ये उपोष्ण उच्च दाब पेटी से निम्न दाब की पेटी की ओर प्रवाहित हो रही है। तो क्या है, जहां पर हाई प्रेशर है और जहां पर लो प्रेशर है, हाई से लो प्रेशर की ओर ये पवनें प्रवाहित हो रही हैं। ये किस तरह प्रवाहित हो रही हैं, पृथ्वी की सतह के निकट, पृथ्वी के सतह के निकट ही प्रवाहित हो रही हैं, ऊपर नहीं, है ना। अब इसके अलावा ये हो गई, इन्हीं इसकी ये जो पवनें हैं, इसकी मैंने जो बात की, ये पवने क्या हैं, वाणिज्य पवने, ठीक, वाणिज्य पवने। अब यहां पर देखिए उपध्रुवीय, है ना, उपध्रुवीय, ठीक है। ये देखिए यहां पर जो पवने इस बीच में प्रवाहित हो रही हैं, इसके बीच में, यहां से लेकर के यहां, इसके बीच में जो पवने प्रवाहित हो रही हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, पछुआ पवने, ठीक, पछुआ पवने बोला जाएगा। ध्रुवीय पवने क्या है, जो ध्रुवीय क्षेत्रों से प्रवाहित हो रही हैं, ठीक है, जो ध्रुवीय क्षेत्रों से प्रवाहित हो रही हैं, इन्हें ध्रुवीय पवने बोला जाता है। डिटेल में हम लोग इसका डिस्कशन कर चुके हैं, अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। ये हो गए ग्रहीय पवने। अब दूसरा कालिक पवने, है ना, कालिक पवने। ये जो कालिक पवने हैं वो भी तीन तरह की हैं। ये जो कालिक पवने हैं ये भी तीन तरह की हैं। पहला है
मानसूनी पौने, मानसूनी पौने, ठीक। दूसरा इसमें है पर्वतीय एवं घाटी समीर, है ना। समीर मतलब क्या होता है, पवन, है ना, वायु। और तीसरा स्थल एवं सागर समीर, स्थल एवं सागर समीर। ये तीन तरह की कालिक पौने होती हैं। कालिक का मतलब क्या हुआ कि समय समय पर, है ना, निरंतर नहीं, निरंतर नहीं, जबकि समय समय पर, है ना, समय समय पर ये प्रवाहित होती हैं, लगातार नहीं, ठीक। मानसूनी पौने क्या हैं, मौसमी पौने होती हैं। ये जब व्यापारिक पौने या कहें ये जो ITCZ है, सूर्य के साथ जब उत्तरायण होता है, ये उत्तर की ओर विस्थापित होता है, तो जो दक्षिण की व्यापारिक पौने हैं, दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक पौने हैं, वो उत्तरी गोलार्ध में प्रवाहित होने लगती हैं। और जैसे ही ये उत्तरी गोलार्ध में पहुंचती हैं पौने, दक्षिणी वाणिज्यिक पौने, वैसे ही ये अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं। और चूंकि गर्मियों में जो लो प्रेशर है, अत्यधिक तापमान है, अत्यधिक तापमान वाले क्षेत्र में क्या होगा, लो प्रेशर होगा, है ना, कम वायुदाब होगा। तो जो भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहां पर सर्वाधिक तापमान होता है ना, गर्मियों के सीजन में। और अत्यधिक तापमान होने के कारण वहां पर लो प्रेशर जनरेट होता है। तो जो दक्षिणी वाणिज्यिक पौने हैं वो विश्वतीय कह रहा हूं, ये भारतीय मरुस्थल की ओर प्रवाहित होने लगती हैं, आकर्षित होती हैं, क्योंकि वहां पर ज्यादा लो प्रेशर बेल्ट जनरेट हो रहा होता है। तो उस लो प्रेशर वाणिज्यिक पौने हैं वो उत्तरी गोलार्ध में प्रवाहित होने लगती हैं, है ना। मानसूनी जो पौने हैं ना, वो बहुत एक रहस्यमयी पवन है ना। मानसून सिर्फ इतना ही नहीं है, मानसून के कॉन्सेप्ट को समझना अब बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि मानसून के लिए कोई एक फैक्टर जिम्मेदार नहीं है, मानसून के लिए कई फैक्टर्स हैं, और जो विशेषज्ञ हैं वो इस पे लगातार रिसर्च करते रहते हैं। तो प्रेडिक्शन जो है मानसून का, वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होता है, समझ रहे हैं। उसको प्रिडिक्ट कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि कई सारे फैक्टर हैं मानसून के लिए। कभी ये नजर आता है तो ये नहीं आता, और कभी ये आता है तो दूसरा कुछ नजर नहीं आता। तो इसलिए मानसून को प्रिडिक्ट नहीं कर पाया जाता है। इसीलिए भारत में जब बारिश का मौसम आता है तो बोला जाता है कि बारिश होगी, लेकिन उस समय बारिश नहीं होती, है ना। अनसर्टेन है बहुत ज्यादा। फिलहाल मानसून को इंडियन क्लाइमेट में जब हम डिस्कस करेंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे, मानसून के लिए कौन कौन से फैक्टर जिम्मेदार हैं, मानसून का प्रभाव क्या होता है इंडियन क्लाइमेट पर, वो सब देखेंगे। फिलहाल अभी क्या है यहाँ पर कि मानसूनी पवनें जो प्रवाहित होती हैं वो कालिक पवनें होती हैं। कैसे, जब सूर्य उत्तर की ओर विस्थापित होता है तो दक्षिणी वाणिज्यिक पवनें भारत की ओर, मतलब उत्तर की ओर, अपने दाईं ओर प्रवाहित होने लगती हैं, मुड़ जाती हैं। और उसके साथ में जैसे ये क्या है, ये दक्षिणी वाणिज्यिक पौने हैं, भारत मान लीजिए यहाँ कहीं है, तो ये नॉर्थ में ITCZ जैसे विस्थापित होगा, ये पौने जो है उत्तरी गोलार्ध में आएंगे, और यहाँ पर मरुस्थल है, थार का मरुस्थल, और यहाँ पर कम तापमान, यहाँ पर कम वायुदाब होगा, और कम वायुदाब की वजह से ये पौने इस तरफ प्रवाहित होने लगेगी, है ना, इस तरफ अट्रैक्ट होंगी और इस डायरेक्शन में बहने लगेंगी। तो इससे क्या है, ये जो पौने हैं इन्हें मानसूनी पौने बोला जाता है। मानसून का मतलब क्या होता है, मौसम के अनुसार जो पवन की दिशा है उसमें उत्क्रमण हो जाए, है ना, मौसम के अनुसार पवन की दिशा में उत्क्रमण होने को ही मानसून बोलते हैं। तो ये वाणिज्यिक पवनों के दक्षिणी वाणिज्यिक पवनों की दिशा के अनुरूप होगा, समझ रहे। अब आते हैं पर्वतीय एवं घाटी समीर पर। पर्वतीय एवं घाटी समीर क्या है कि ये है पर्वत, है ना, घाटी, ये क्या है, घाटी हो जाएगा, और ये पर्वतीय क्षेत्र है ना, ये तो जान ही रहे, घाटी और पर्वत। अब यहाँ पर क्या है कि दिन के समय यहाँ पर तापमान ज्यादा हो जाता है, और यहाँ पर दिन की अपेक्षा घाटी में तापमान काफी कम रहता है, ठीक।
जितनी तेजी से ये दिन के समय गर्म होता है उतनी ही तेजी से रात्रि में ये ठंडा भी होता है। ठीक है, तो तापमान बहुत गिर जाएगा पर्वत के ऊपरी क्षेत्र के आसपास। और पवनें जो हैं वो दिन के समय तो नीचे से ऊपर की ओर ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित हो रही होती हैं, लेकिन जैसे ही रात ही होगा तो यहाँ का तापमान काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा इसके कंपैरिजन में भी, है ना। और इसके कंपैरिजन में जैसे ही कम हो जाएगा तापमान तो नीचे से पवनें ऊपर की ओर प्रवाहित होने लगेंगी। ठीक है, तो ये क्या है, जो पर्वत से समीर नीचे जा रही है वो उसे पर्वतीय समीर बोलेंगे, जो पवन घाटी से ऊपर की ओर आ रही है उसे घाटी समीर बोला जाएगा। यह घाटी एवं पर्वतीय समीर। यहाँ पर स्थल एवं सागर समीर क्या है, सेम ऐसे ही समझिए जैसे घाटी और पर्वत समीर को समझा कि जो पवने जैसे स्थलखंड है, स्थलखंड दिन के समय तापमान वहाँ का ज़्यादा हो जाएगा और रात्रि में तापमान उतना ही ठंडा हो जाएगा, उतना ही कम हो जाएगा। महासागर जो है वो स्थलखंड की अपेक्षा बहुत तेजी से ना तो गर्म होगा ना ही बहुत तेजी से ठंडा होगा, तो उसका तापमान दिन के समय तो स्थलों की अपेक्षा काफ़ी कम रहेगा। ठीक है, क्योंकि स्थलखंड पे सूर्य तप पड़ रहा है और महासागरों पर भी पड़ रहा है, लेकिन जो तापमान है स्थलखंड तापमान की वजह से ज़्यादा गर्म होगा, जल्दी से गर्म होगा। तो जो पवने हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। स्थल समीर एवं सागर समीर। ठीक है, स्थल एवं सागर समीर। ये मान लीजिए स्थलखंड है। ठीक है, स्थलखंड है, ये जलखंड है, पानी भरा हुआ है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर दिन के समय अगर हम देखें, दिन में ये अधिक गर्म और इसकी अपेक्षाकृत कम गर्म। ठीक, तो जो हमने क्या देखा था कि जो पवन है उसकी दिशा क्या होती है, हाई टू लो। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। अब अगर यहां पर तापमान अधिक है तो क्या होगा, दाब की बात करें, तापमान अधिक होगा तो दाब कम होगा। ठीक है, और यहां पर इसके कंपैरिजन में देखें तो कम तापमान है, अपेक्षाकृत कम गर्म होगा, तो यहां पर अपेक्षाकृत कम गर्म होगा, तो यहां पर अपेक्षाकृत क्या होगा, जो एयर प्रेशर है वो अधिक होगा। ठीक है, जस्ट उल्टा होता है, जस्ट उल्टा होगा। तो क्या होगा, हाई से लो, मतलब जो पवने हैं, पवन जो है यहाँ पर चूंकि हाई प्रेशर है और यहाँ पर लो प्रेशर है, पवने जो है इस डायरेक्शन में प्रवाहित होंगी, है ना। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सागर समीर, क्योंकि ये सागर से प्रवाहित हो रही। ठीक है, रात्रि के समय देखें अगर, ये स्थलखंड है, ये जलखंड हो जाएगा। रात्रि में अगर देखें तो यहां पर क्या है, अपेक्षाकृत अधिक तापमान। क्यों, क्योंकि पानी ना तो बहुत तेजी से गर्म होता है ना बहुत तेजी से ठंडा होता है। स्थलखंड बहुत तेजी से ठंडा होगा, बहुत तेजी से गर्म होगा। ठीक, तो रात में जब तापमान यहाँ पे सूर्य तप प्राप्त नहीं होगा इसको, तो यहाँ पर क्या होगा, तापमान काफी कम हो जाएगा। क्या कहें, टेम्परेचर जो है इसका काफी कम। ठीक है, और यहाँ पर अपेक्षाकृत अधिक तापमान होगा। ठीक, तो जब अधिक तापमान होगा तो यहाँ पर क्या है, कम वायुदाब होगी, अपेक्षाकृत कम वायुदाब। और जब यहाँ पर तापमान कम है तो
तो जो एयर प्रेशर मतलब वायुदाब है वो क्या होगा, अधिक होगा, अधिक हो जाएगा, तापमान अधिक, यहाँ पर तापमान कह रहा हूं, एयर प्रेशर वहां पर या वायुदाब अधिक हो जाएगा, यहाँ पर वायुदाब कम होगा। तो फिर से क्या है, विंड है ना, या पवन कहें तो ये हाई टू लो चलेगा। वायुदाब यहाँ पर, एयर प्रेशर कैसा है, कम है ना, लो है, लो है। तो विंड जो है अधिक एयर प्रेशर से, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर प्रवाहित होगी। और ये पवनें, ये जो हवा है ये किधर से, ये पवन जो है किधर से प्रवाहित हो रही है, क्योंकि ये स्थल खंड से, ये स्थल है ना, तो स्थल खंड से प्रवाहित हो रही है, तो इसे स्थल पवनीय, स्थल समीर बोलेंगे, है ना, स्थल पवन या स्थल समीर बोला जाएगा। क्लियर है, ये सागर समीर या स्थल समीर के बारे में बात थी, ठीक है। फिर अब हम लोगों को अपने टॉपिक पर आते हैं, है ना, वो है स्थानीय पवनों के बारे में। स्थानीय पवनें, स्थानीय पवनें क्या हैं, वे पवनें जो किसी स्थान, दो फैक्टर याद रखिए कि इनका उत्पत्ति के कारक और दूसरा प्रवाह क्षेत्र। उत्पत्ति के कारक क्या हैं, कोई स्थानीय कारक होगा, है ना, कोई स्थानीय कारक, कहीं पर्वत है, कहीं पहाड़ है, कुछ भी, या क्या कहें कि कहीं तापमान ज्यादा हो गया अचानक, है ना, अचानक करो तापमान कहीं ज्यादा हो गया, वायुदाब कम हो गया, तो स्थानीय कारक होंगे इसके लिए। इनका जो प्रवाह का क्षेत्र होता है वो भी स्थानीय होता है, स्थानीय प्रवाह होगा। समझिए इस बात को, बहुत साइंस नहीं है इसमें कोई कि कुछ ऐसा है जो समझ में ना आए, सीधा सा है, एकदम स्पष्ट रहिए, जहां भी कोई दिक्कत हो तुरंत प्रश्न पूछिए, है ना। तो उत्पत्ति के कारक क्या है, स्थानीय, इनका प्रवाह भी स्थानीय होता है। पृथ्वी जो है वो अनिश्चित है, अगर हम कहें कि कोई एक सेट पैटर्न ही है जिसपे टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है ना, तो विभिन्न क्षेत्रों में तापमान कहीं कम, कहीं ज़्यादा, कहीं कम, कहीं ज़्यादा, कहीं कम, कहीं ज़्यादा। आप एक कमरे में ही देखिए तो एक कमरे में कहीं तापमान ज़्यादा होगा, कहीं कम होगा, है ना, कहीं तापमान ज़्यादा होगा, कहीं कम होगा। जब एक कमरे में ही इतना डिफरेंस है तो अगर हम कहें पूरी पृथ्वी पर तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा। हो सकता है किसी स्थानीय क्षेत्र पर तापमान कहीं ज़्यादा हो गया हो और कहीं कम, किसी एक ही क्षेत्र की अपेक्षा अगर हम देखें, क्योंकि हम लोगों ने क्या देखा कि पूरे ग्रह पर यहाँ पर हाई प्रेशर, यहाँ लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, ऐसे देखा। तो ये तो एक बड़े क्षेत्र में अगर हम देख रहे हैं तब ऐसा है, लेकिन जब हम इस क्षेत्र को छोटा कर देंगे ना तो हो सकता है कि भारत में ही कहीं नॉर्थ वाले क्षेत्र में ही देखेंगे तो आधे हिस्से में हो सकता है कि यहाँ पर लो प्रेशर हो, है ना, लो प्रेशर हो, दूसरे हिस्से में हाई प्रेशर हो, तो विंड छोटी छोटी जो है ना वो टूट जाती है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी और वो स्थानीय क्षेत्रों में प्रवाहित होने लगेगी, है ना, और उनकी डायरेक्शन उस छोटे से एयर प्रेशर की वजह से डिफर कर जाएगा। तो यहाँ पर फिलहाल आपको इतना समझना है कि उत्पत्ति के कारक काफी स्थानीय हो सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी अनिश्चित रूप से कहीं गर्म, कहीं ठंडी, कहीं गर्म, कहीं ठंडी हो सकती है। मान लीजिए उत्तर भारत में, है ना, उत्तर भारत में कई नदियां प्रवाहित होती हैं, है ना, दक्षिण भारत में भी कई नदियां प्रवाहित होती हैं। जहां पर नदी होगा वहां पर तापमान उसके बगल वाले या जहां पर स्थल खंड है उसके अपेक्षा क्या होगा, तापमान कम होगा, और यहाँ पर क्या है, तापमान ज्यादा होगा। डिफरेंस तो इतने में ही आ गया, नदी वाले क्षेत्र में तापमान कम होगा और नदी के बगल या कहें दूर इससे जो क्षेत्र है, स्थलखंड है, वहां पर तापमान ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि जहां पे जल के निकट, जलीय खंड के निकट में अगर कोई स्थलखंड है तो वहां पर तापमान थोड़ा कम पाया जाएगा, है ना। इसी तरीके से डिफरेंसेस बहुत सारे आ जाते हैं,
और इसी वजह से उत्पत्ति के कारक जो हैं वो स्थानीय हो जाते हैं और कई सारी छोटी छोटी पौनों की उत्पत्ति होती है। जैसे आपने लू का नाम सुना होगा, है ना। लू क्या है? लू जो है वो एक स्थानीय पवन है। कहाँ पे प्रवाहित होती है? प्रवाह क्षेत्र अगर हम इसका कहें तो प्रवाह क्षेत्र जो है वो उत्तर भारत का मैदान, ठीक है, उत्तर भारत के मैदान में ही प्रवाहित होती है। किस ऋतु में या कहें मौसम, तो मौसम कौन सा? ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो ग्रीष्म ऋतु में ये उत्तर भारत के मैदान में प्रवाहित होने वाली एक गर्म हवा है, गर्म हवा है, ठीक है। आपको याद होगा कि जब आप गाँव में रहें, है ना, खास तौर पे गर्मियों की छुट्टी में जब घर जाते होंगे गांव में, तो या कहें जरूरी थोड़ी गांव में ही, शहरों में भी होता है, शहरों में प्रवाहित होती है। तो देखा होगा बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि गर्मियों के सीजन में कि बाहर मत निकलो धूप में, नहीं तो लू लग जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हवा होती है। इसका जो तापमान है ना वो 45 डिग्री से 50 डिग्री तक होता है, 50 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इतनी गर्म हवा अगर आपको हिट करेगी अचानक ना तो आप बीमार पड़ जाओगे। इसीलिए जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो बोलते हैं कि जो लू चले, कह रहे हैं बाहर लू चल रही है इस वजह से बाहर मत निकलो, नहीं तबीयत खराब हो जाएगी, है ना। तो गर्म हवा है और टेम्परेचर इसका बहुत ज़्यादा होता है। तो ये एक हवा है जो उत्तर भारत के मैदान में प्रवाहित हो रही है। ऐसे विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पौने चल रही हैं, उनको देखते हैं, उनका नाम। जैसे कि चिनूक, लू देख लिया, चिनूक, इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, प्रवाह क्षेत्र ये गर्म है कि ठंडी। एक चीज और आपको बता दूं कि जो पौने हैं ना वो गर्म और ठंडी दो हो सकती हैं। तो गर्म पौने और ठंडी पौने, गर्म पवन है ये, है ना, और प्रवाह क्षेत्र, इनका जो प्रभाव है वो क्या है ना। तो इनका प्रवाह क्षेत्र जो है कहाँ पे फ्लो करती हैं, तो ये एंग्लो अमेरिका, आंग्ल अमेरिका, ठीक है। और खास तौर पे ये जो रॉकी पर्वत है, रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे नीचे उतरती है और जो मैदान है ना, मैदानी क्षेत्र में उतरती है। और मैदानी क्षेत्रों में खासतौर पे कब, शीत ऋतु में, शीत ऋतु में जमी बर्फ को पिघला देती है, ठीक है, जमी बर्फ को ये पिघला देती है। इसका मतलब समझिए कि उत्तरी अमेरिका मतलब आंग्ल अमेरिका में प्रवाहित होने वाली एक पवन है चिनूक, ये गर्म पवन है। और जो इसका प्रभाव है उसको देखेंगे, जो प्रभाव है वो है कि रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे, है ना, ये मान लीजिए ये अमेरिका है, एंग्लो अमेरिका, ठीक है, आंग्ल अमेरिका, ठीक है, और ये रॉकी पर्वत है ना, ये रॉकी पर्वत है। और रॉकी पर्वत का ये ईस्टर्न पार्ट होगा, ये वेस्टर्न पार्ट होगा। तो ये पूर्वी ढाल के सहारे ये कनाडा, अमेरिका, है ना, मैक्सिको, यहाँ के जो मैदानी क्षेत्र हैं इनकी ओर ये प्रवाहित होती हैं पवनें। और प्रवाहित होकर के यहाँ पर क्या है, शीत ऋतु में, अगर ठंडी का सीजन है अगर, तो यहाँ पर क्या है, बर्फ जमी होती है
और ये जब गर्म पवन है और जहां पर भी बर्फ जमी होगी उस क्षेत्र में जब प्रवाहित होगी तो क्या होगा, बर्फ को ये पिघला देगा। और इसीलिए इसको चिनूक का स्थानीय भाषा कोई एक वर्ड है वहां पर एंग्लो अमेरिका में, और उसका मतलब होता है कि हिम भक्षक, है ना, स्नो ईटर, स्नो ईटर बोला जाता है। उसका एक स्थानीय वर्ड है चिनूक, तो स्नो ईटर है। ये बर्फ को कहते हैं कि खा जाती है, हिम भक्षक, है ना, हिम भक्षक, ठीक है, हिम भक्षक बोलते हैं इसको, स्नो ईटर, हिम को खाने वाला। तो ध्यान दीजिए कि अब आप ये सोचिए कि इसका प्रभाव जो है ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, पॉजिटिव है कि निगेटिव, पॉजिटिव है। इसलिए क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में अक्सर क्या होगा, पशुपालन होता है, और पशुपालन के लिए चारागाह चाहिए होता है ना, पशुपालन के चारागाह चाहिए होता है, और चारागाह जो है या घासें चाहिए होती हैं, और वो घासें जहां पर भी बर्फ जमी होगी वहां पर तो उगेगी नहीं, है ना। बर्फ अगर जमी रहेगी धरती पर तो जो वनस्पतियां हैं उनका विकास नहीं हो पाएगा, है ना। और क्यों, एक पॉइंट ये भी याद रखिए, क्यों, वो जहां पर भी बर्फ जमेगी वहां पर क्या है, वनस्पतियों का विकास नहीं होगा। क्यों ऐसा, क्योंकि हमने सूर्यातप अध्याय में देखा था कि जो स्नो है, बर्फ है, वो ऊष्मा को या जो सूर्यातप सूर्य से आ रहा है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है ना। पूरे के पूरे वायुमंडल में जो सबसे ज्यादा सूर्यातप को रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित करता है, वो कौन है, स्नो है ना। उसमें ज्यादा क्षमता होती है, वो तुरंत का तुरंत उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। वैसे तो परसेंटेज के मामले में देखेंगे तो बादलों से सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन स्नो, बर्फ से जो है ढकी कोई भी सतह होगी तो वहां से क्या होगा, रिफ्लेक्ट बहुत तेजी से, आसानी से हो जाता है। तो बर्फ अगर जमी रहेगी तो सूर्यातप नहीं मिलेगा, सूर्य की रोशनी नहीं मिलेगी। जब सूर्य की रोशनी नहीं मिलेगी तो क्या, वहां पर वनस्पतियों, पेड़ पौधे, घास कुछ भी नहीं उगेगा। तो जिन क्षेत्रों में ये बर्फ जमी रहेगी वहां वनस्पतियां नहीं होंगी। तो जब ये पवन, चिनूक पवन प्रवाहित होती है तो ये बर्फ को पिघला देती है, वहां फिर घास उगती है, घास उगेगी, वनस्पतियां उगेंगी, और उससे जो पशुपालक होंगे उनको क्या होगा, लाभ होगा, चारागाह उपलब्ध हो जाएगा, है ना। तो ये एक पॉजिटिव पवन है, ठीक है। जस्ट इसके बाद अगर हम देखें तो फॉन, ठीक है, फॉन, फॉन क्या है, ये फ्रांस में, अगर हम कहें इसका प्रवाह क्षेत्र जो है, प्रवाह कहां पर है, फ्रांस में, ठीक है। फ्रांस कहां, यूरोप। अगर यूरोप भी आए तब भी आप क्लिक करिएगा फॉन को, ठीक। फॉन ये कैसी, गर्म पवन है, और जब ये गर्म पवन है, जिस क्षेत्र में प्रवाहित होती है वहां 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि कर देती है। वृद्धि कर देती है, ठीक है। जिस क्षेत्र में प्रवाहित होगी वहां 15 से 20 डिग्री का तापमान बढ़ा देगी। तो गर्म पवन है, सेम का सेम। ये प्रभाव अगर देखें, इंपैक्ट इसका, तो क्या है, ये चिनूक पवन की तरह, चिनूक पवन की तरह यह भी बर्फ को पिघला देती है, ठीक है। बर्फ को पिघला देगा, समझ रहे हैं, बर्फ को पिघला देगा। तो ये क्या है, इंपैक्ट है इसका, चिनूक पवन की तरह। ये क्या है, इसका प्रभाव क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, पॉजिटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा। मतलब इससे क्या है, चारागाह उगेगा, ठीक है।
दूसरी बात, अंगूर की खेती जो है वो होती है इस क्षेत्र में, अंगूर की खेती के लिए यह काफी लाभदायक होता है, ठीक है, काफी लाभदायक होगा। तो ये मुख्य पवने हैं, है ना। 1 मिनट का ब्रेक दीजिएगा। ठीक है, तो फॉन हो गया। फॉन जो है वो फ्रांस में प्रवाहित होने वाली एक पवन है स्थानीय रूप से, और ये याद रखिए यहाँ पर एक और चीज, वह है ये आल्प्स पर्वत, आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे, उत्तरी ढाल के सहारे नीचे की उतरती है ना। तो मान लीजिए ये भूमध्य सागर है, इसको सीधे सीधे हम गूगल करके देख लेते हैं आपको। ये देखिए, ये आल्प्स पर्वत हो जाएगा, चलिए यहीं से समझ लीजिए। ये कुछ और है फिलहाल इस इमेज में, लेकिन अभी समझने भर का है ये कि आप ये देखिए, ये जो पवन है ना, इसे ही फॉन बोला जाता है। ये आल्प्स माउंटेन है, ये नॉर्दर्न, मतलब ये इस तरफ को, इसको जो है ना ऐसे शिफ्ट करके देखिएगा वर्ल्ड मैप पर, तो ये क्या है, इस तरफ जो है ये उत्तरी क्षेत्र है और ये दक्षिणी क्षेत्र है, ठीक, दक्षिणी क्षेत्र है। यहाँ पर इधर जो है भूमध्य सागर होगा, और भूमध्य सागर ये क्या है, कंडेंसेशन हो रहा है, यहाँ पर जो है बादल बन रहा है, फिलहाल इसको छोड़िएगा अभी। ये आल्प्स माउंटेन है, ठीक, और आल्प्स माउंटेन के उत्तरी ढाल के सहारे, उत्तरी ढाल के सहारे एक पवन उतरती है जो स्थान मैदानी क्षेत्रों में प्रवाहित होती है, और वहां पर जो बर्फ पहले से जमी रहती है शीत ऋतु में, उसको ठंडा, उसको पिघला देती है। तो उससे क्या है, स्थानीय क्षेत्रों को काफी लाभ होता है, ठीक है।
ये देखिएगा यहाँ पर, ये देखिए ये भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी वाला क्षेत्र है, ठीक है, मेडिटेरियन सी वाला क्षेत्र है। और मेडिटेरियन सी में ये इटली है, ठीक है, एड्रियाटिक सी, ठीक। और यहाँ पर देखिए ये आल्प्स माउंटेन का क्षेत्र है, ठीक है, ये आल्प्स माउंटेन, इसके बगल में फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है ना, ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्षेत्र हैं, ठीक है। अब ये फ्रांस में प्रवाहित होती है, एक फॉन पवन है जो उत्तरी ढाल के सारे उतर रहा है, ये उत्तर का ढाल है, उतर रही एक पवन, जिसे फॉन बोलते हैं, ठीक। इसी तरीके से देखें तो एक हरमट्टन पवन है, हरमट्टन, ठीक है। हरमट्टन जो पवन है वो हरमट्टन पवन कहेंगे तो ये प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र इसका क्या है, प्रवाह क्षेत्र जो है वो सहारा मरुस्थल से, सहारा मरुस्थल से गिनी तट की ओर, ठीक है, गिनी तट की ओर, ठीक है, गिनी तट की ओर प्रवाहित होती है, ठीक, सहारा मरुस्थल में। और प्रवाह क्षेत्र ये एक गर्म पवन है, ठीक है, गर्म पवन है। प्रभाव क्या होता है इसका, इसके जो प्रभाव है ना, उसी की वजह से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है, इम्पोर्टेंट है, प्रभाव जो है इसका काफ़ी पॉजिटिव होता है, और प्रभाव इसका क्या है, पॉजिटिव, इसे डॉक्टर पवन भी बोलते हैं, ठीक है, डॉक्टर पवन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जिन क्षेत्रों में प्रवाहित होती है ना, वहाँ लोगों का तापमान, वहाँ लोगों का जो स्वास्थ्य है वो पहले खराब होता है ना, बहुत ही गंदी हवा होती है उस टाइम पर, बहुत जो क्लाइमेट है वहाँ का वो बहुत ही गंदा होता है। और कहें मौसम, क्लाइमेट नहीं, मौसम जो है वो बहुत गंदा होगा, है ना, लोगों की तबीयत खराब कर देगा। और जब ये पवन प्रवाहित होना शुरू होती है उस क्षेत्र में, तो लोगों की जो तबीयत मौसम की वजह से खराब होती है, उस मौसम को ये काफ़ी सही कर देता है, अच्छा कर देता है ना। और उसकी वजह से जब इन्हीं को बोला जाता है कि डॉक्टर पवन, लोगों की तबीयत को या स्वास्थ्य को ठीक करने वाली पवन है। जैसे ये प्रवाहित होती है वैसे ये लोगों की तबीयत ठीक होने लगती है, इसलिए इसको डॉक्टर पवन बोलते हैं। प्रभाव क्या है इसका, सकारात्मक है, ठीक है। क्यों सकारात्मक है मैंने बता दिया, क्योंकि जिन क्षेत्रों में प्रवाहित होने शुरू करती है उन क्षेत्र में लोगों का जो स्वास्थ्य है वो काफी अच्छा हो जाता है। सहारा मरुस्थल से गिनी तट की ओर, ठीक है, ये मतलब क्या है, अफ्रीका। अब आपको ये तो पता ही होगा कि जो सहारा मरुस्थल है वो अफ्रीका में है ना, और गिनी तट किधर है, मान लीजिए कि ये अफ्रीका है, ठीक है, तो अफ्रीका यहाँ पर सहारा मरुस्थल है, ठीक, और सहारा मरुस्थल से ये इस ओर, है ना, ये यहाँ पर गिनी तट है, और गिनी तट के पास ये प्रवाहित होती है ना। तो इन क्षेत्रों का जो तापमान है, वो तापमान कह रहे हैं, जो मौसम है वो बहुत खराब होता है, और फिर उसके बाद काफ़ी मौसम ठीक हो जाता है जहाँ पर ये पवन प्रवाहित होती है, ठीक है। इसके बाद देखें कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया पवन, है ना। ये क्या है, ये जो है प्रवाह क्षेत्र, अगर हम इसका देखें तो जो इसका प्रवाह क्षेत्र है वो यूएसए के ग्रेट बेसिन से कैलिफोर्निया तट की ओर, कैलिफोर्निया तट की ओर
ठीक। अगर इसका तापमान देखें, गर्म है कि ठंडी है, गर्म है कि ठंडी है, तो ऑब्वियसली गर्म पवन है। ठीक है। इसका प्रभाव क्या है? तो प्रभाव जो है वो काफी नकारात्मक होता है। क्यों? क्योंकि इससे वनाग्नि बढ़ती है ना, फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर इससे बढ़ता है, मतलब वनाग्नि। यहाँ पर प्रभाव जो है वो नकारात्मक होगा। क्यों? क्योंकि ये जो पवन है वो काफी गर्म होती है और शुष्क भी होती है। ठीक है, नहीं, गर्म और आर्द्र होती है। ठीक है, और इसकी वजह से जंगलों में जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं और इससे क्या है, जंगल पूरी तरीके से जल जाते हैं, वनस्पतियां जल जाएंगी, फसलें जल जाएंगी, जो भी होगा। तो इससे क्या है, लोगों पर बहुत इसका बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। ना सिर्फ लोगों पर, है ना, लोगों पर, जब प्लस कौन, वन्य जीवों पर भी, वन्य जीवों पर। ठीक, वन्य जीवों पर भी इसका बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये है कैलिफोर्निया पवन। बाकी और भी पवने हैं, उनको हम लोग एक नोट्स के थ्रू देख लेते हैं, आसानी हो जाएगी। फॉन के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। हमने ये पढ़ लिया, हरमट्टन को भी पढ़ लिया था, गिनी तट की ओर प्रवाहित होती है। हाँ, अभी हम दो जो पढ़ रहे थे ना, कैलिफोर्निया पवन, उसको सांताना पवन भी बोला जाता है। सांताना, ये देखिए यहाँ पर लिखा है सांताना पवन। ये कैलिफोर्निया में सांताना है ना, और गर्म, शुष्क और रेतीली पवन है। ठीक है, गर्म, शुष्क और रेतीली पवन है। इसके कारण कैलिफोर्निया में फलों के बगीचों को काफी नुकसान होता है। भाई जाहिर सी बात है, जब जंगल में आग लगेगी तो फलों के बगीचे भी तो नुकसान में आएंगे, तो वही बताया जा रहा है यहाँ पर। इसी तरीके से सिरोको, ठीक है, सिरोको या सिरक्को, ये पवन अफ्रीका सहारा मरुस्थल से में प्रवाहित होती है। सहारा मरुस्थल में प्रवाहित होगी। सहारा मरुस्थल से कई सारी पवनें निकलती हैं, है ना, सहारा मरुस्थल से कई सारी पवनें होती हैं। इन पवनों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। इस पवन को स्पेन में सेवेज के नाम से, मिस्र में खमसिन, एजियन सागर में ये चर्बी और लीबिया में गिबली, ट्यूनीसिया में चिली आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है ना। सिरक्को ये गर्म पवन है, ठीक, प्रवाह क्षेत्र शुष्क और रेत से भरी पवन है। सहारा रेगिस्तान में इसकी उत्पत्ति होती है। इटली की तरफ, सहारा से इटली की ओर, सहारा मरुस्थल से इटली की ओर, मतलब नॉर्थ की ओर ये इसका प्रवाह होता है। प्रत्येक मौसम में चलती है, हमेशा नहीं चलती है, परंतु बसंत काल में सर्वाधिक सक्रिय होती है। कुछ दिनों के बाद समाप्त हो जाती है। भूमध्य सागर को पार करने के बाद जो सिरक्को पवन है वो सागरीय नमी धारण करती है और जिसकी वजह से ये ठंडी हो जाती है। इसका भी वनों पर बहुत बुरा प्रभाव होता है क्योंकि ये बहुत ही गर्म और शुष्क पवन होती है। इस पवन को स्पेन में, ये तो हमने बता ही दिया, ठीक है। तो समझिए इस बात को कि जब सिरक्को पवन भूमध्य रेखा को क्रॉस करके जब यूरोप में प्रवाहित होना शुरू करती है तो पहले इटली मिलता है उसको, और ये सिरक्को पवन अपने साथ जो है वो धूल के कणों को लेकर चलती है। धूल के कणों को लेकर चलेगी तो वो धूल के कण लाल रंग के होते हैं। जब ये यूरोप में वर्षा करती है, आल्प्स पर्वत के आसपास से टकरा करके जब ये वर्षा करती है तो वर्षा करने के बाद क्या होगा, एक लाल रंग की जो पानी की बूंदें होंगी वो लाल रंग की हो जाएंगी। इसीलिए ये बोला जाता है कि ये पवनें रक्त वर्षा करती हैं, है ना, रक्त वर्षा करती हैं।